अध्यक्षता कर रहे सम्मानित हमारे जिला अध्यक्ष श्री अरविंद गुप्ता जी, और जिन्होंने अपने कार्यकाल में एक गृह राज्य मंत्री के रूप में, एक सांसद के रूप में बहुत अद्वितीय काम किया, ऐसे आदरणीय श्री अजय मिश्र खेनी जी। मेरे साथ लोगों ने युवा मोर्चे में काम किया और आज के वर्ग प्रमुख हमारे वरिष्ठ नेता श्री वीरेंद्र तिवारी जी, हमारे क्षेत्रीय मंत्री श्री राजकिशोर मौर्य जी, हमारे युवा विधायक श्री अमन गिरी जी, और जो अध्यक्ष भी रहे और बड़ी वरिष्ठता में आज तो बस से चलकर आए हैं, ऐसे माननीय विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारे यशस्वी कर्मठ विधायक शशांक वर्मा जी, और बहुत अच्छा चुनाव लड़कर जीत कर आई आदरणीय विधायक मंजू त्यागी जी, युवा विधायक आदरणीय सौरभ सिंह सोनू जी, और जो अपने संघर्ष और कर्मठता के लिए जाने जाते हैं ऐसे माननीय विधायक श्री योगेश वर्मा जी। और वैसे तो बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनको मैं व्यक्तिगत नामों से जानता हूं, लेकिन कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर में हमारे यहाँ भूतों का जमावड़ा भी है। भूत वाले, भूत प्रेत वाले नहीं, भूतपूर्व अध्यक्ष जो हमारे की सम्मानित कर्मठ अध्यक्ष के रूप में जिनकी गणना रही है, ऐसे विनोद मिश्रा जी, शरद वाजपेयी जी, सुनील सिंह जी, लोकेंद्र सिंह जी, श्यामू पांडे जी, और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हम सब लोग, अध्यक्ष जी कितने समय सीमा है आपकी? तो हम सब लोग जिस निमित्त यहाँ पर आए हैं वो सीधी सी बात है कि प्रशिक्षण के लिए हम लोग आए हैं। और प्रशिक्षण का मायने क्या होता है? प्रशिक्षण का मायने मैंने एक जगह बड़ी सरल भाषा में बताया। एक नए विधायक कांग्रेस का जमाना था, चुने गए और चुनने के बाद वो मंत्री बन गए। मत लीजिए फोटो, आप बैठो भाई साहब, आप बैठ जाओ, कोई जरूरत नहीं सोशल मीडिया की। और वो विधायक चुने गए और पहली बार विधायक चुनने के बाद वो मंत्री बन गए। मंत्री बनने के बाद वो लाल बत्ती का जमाना था उस समय, वो अपने अपने गांव पहुंच गए। अब तो भाजपा वाली सरकार है नहीं कि गांव तक का सड़क हो, भाजपा वाली सरकार है नहीं कि इसमें रोशनी लगी हो, सब जगह पानी आता हो। एकदम सुनसान वीरवान गांव में जहां पगडंडी चलती हो, कच्ची गांव के सवारी से निकलकर वो पहुंचे, और जब गांव में पहुंचे तो सायरन बजाया, चारों तरफ से पब्लिक दौड़ कर आ गई। अजूबा था लाल बत्ती, मंत्री जी को लगा ये तो सैकड़ों लोग लाल बत्ती को देखकर आए, मेरा तो प्रतिष्ठा यहीं पर प्रतिष्ठापित हो गई। और मंत्री जी गर्व से नीचे निकले, बोले ड्राइवर से तुम हटो, मैं गाड़ी चलाऊंगा। ड्राइवर गाड़ी से उतरा और कूद कर भागा। तो उन्होंने कहा अरे तुम गाड़ी से क्यों जा रहे हो, मैं गाड़ी चलाऊंगा। तो ड्राइवर ने कहा मंत्री जी ये कार है, सरकार नहीं जिसे जो चाहे चला ले। अगर बगैर ट्रेनिंग के ड्राइविंग को सीखे भी हम कार को चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए कार चलाने से पहले कार का प्रशिक्षण चलाने का लेना पड़ेगा। ये व्यंग हो सकता है, लेकिन कार्यकर्ताओं के लिए यह है कि आपको तो सरकार भी चलाना है। और ये सरकार, ये सपा बसपा माकपा भाकपा कांग्रेस आपा, इनकी सरकार नहीं है, ये भाजपा की सरकार है। कौन भाजपा? जिसमें जो राजनीति है वो संगठन आधारित है, और जो संगठन है वो कार्यकर्ता आधारित है, और जो कार्यकर्ता है वो विचार आधारित है। इसलिए यह पार्टी दूसरी पार्टियों से भिन्न है। और इस पार्टी में हम कोई भी कार्य करते हैं ना, तो हम पंच निष्ठाओं के माध्यम से करते हैं। कोई काम हम करते हैं तो हम एक रीति नीति सिद्धांत के आधार पर करते हैं।
हम डंके की चोट पर और सीने को ठोक कर करते हैं। राम जन्मभूमि का मंदिर का निर्माण करेंगे तो किया, हमने कहा धारा 370 हटाएंगे तो हटाया, हमने कहा 3 तलाक हटाएंगे तो हटाया, और हमने कहा था कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है जो प्राणों से प्यारा है, और धारा 370 हटने के बाद उस कश्मीर में जो लाल चौक हुआ करता था वहां पहली बार वंदे मातरम का गान करते हुए वहां के लोग दिखाई पड़े। ये फर्क है हमें। और हमने ये भी कहा था कि जहां पैदा हुए मुखर्जी वो बंगाल हमारा है, और अब की वो बंगाल भी हमारा हो गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कार्यकर्ता दिन प्रतिदिन कठिनाइयों के दौर से गुजरा है। मैंने बहुत समय तक युवा मोर्चे का मैं 3 बार अध्यक्ष रहा, और उसके पहले मैं उपाध्यक्ष था, उसके पहले मैं वार्ड का अध्यक्ष था, मंडल का उपाध्यक्ष था, नगर की कार्यकारिणी। एक सीढ़ी से होते हुए एक कार्यकर्ता का सृजन कैसे होता हुआ पहुंचा। और मुझे याद है कि मैं लखीमपुर आता था तो मुझे शरद जी के पूज्य पिताजी उस समय बड़े नेतृत्व करता थे, आदरणीय वाजपेयी जी का बड़ा सम्मान हुआ करता था। राम कुमार वर्मा जी तेज तर्रार नेताओं में, विधायकों में गिने जाते थे। आज उनके बेटे विधायक हैं, उनके भाई चेयरमैन रहे। अनूप गुप्ता को मैं तब भी वैसे देखता था, लड़ाई करते थे, संघर्ष करते थे, छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, इनके भैया बार के हुआ करते थे। मैं मनीष साहनी को कह रहा था कि तुम युवा मोर्चा में थे, आज भी तुम वैसे बने। अवधेश तो देखते देखते गुजर होंगे। मैं क्यों कह रहा हूं, ये श्रृंखलाएं होती हैं कि व्यक्ति भाजपा का अलग क्यों है, जिसमें पैदा हुआ, जिसका झंडा उसने उठा लिया, अंत तो गत्वा तक उस झंडे को वो छोड़ता नहीं है। ये बीजेपी के कार्यकर्ता की विशेषता है। इसलिए मैं आप सबको जब प्रशिक्षण के नाम पर कोई आता है तो लोग कहते हैं कि इनको प्रशिक्षण की क्या आवश्यकता है। देखो, समाज बदल रहा है, प्राथमिकताएं बदल रही, आवश्यकताएं बदल रही। हम उस पार्टी के सदस्य थे जो जिसका जन्म 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ के रूप में हुआ था, और बाद में वो जनसंघ का विलय जनता पार्टी के 1977 में हो गया, जनता पार्टी के रूप में। और अगर देखा जाए तो उस समय की जो यात्रा थी, उस समय की कठिन यात्रा का जो दौर गुजरा, हम लोगों ने एक अलग अलग दौर को अपने सामने पाया। हम लोगों ने 1951 के बाद 52 का आम चुनाव देखा, हमारे 3 सांसद चुनकर गए, और उसके बाद का एक समय आया कि 1953 में हमने एक देश में 2 प्रधान 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेगा आंदोलन किया, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कश्मीर में बलिदान हो गए। वो हमारी जनसंघ का ये क्रम आगे चला, और 1954 में गोवा मुक्ति आंदोलन में जनसंघ के कार्यकर्ता कूद पड़े और गोवा का मुक्ति आंदोलन सफल हुआ। और ये वो जनसंघ था जिसने 1958 में ही नेहरू जी के नून समझौते का विरोध किया, और ये वही जनसंघ था जिसने 1959 में एक तरीके से तिब्बत की मुक्ति की मांग करी थी, जो आज चीन के कब्जे में जा रहा है कांग्रेस की नीतियों के कारण। और ये वही जनसंघ था जिसने 1964 में पहली बार जनसंघ ने अपनी कार्य समिति में यह प्रस्ताव पारित किया था कि हम परमाणु का निर्माण करेंगे। ये भारतीय जनसंघ में एक जोश और खरोश आया, और 1965 का वो समय आज भी याद होता है कि लाखों लाख कार्यकर्ता दिल्ली में एकत्रित हुए, और उन्होंने कच्छ समझौता जो नेहरू जी ने किया था, कच्छ समझौते का विरोध करने के लिए खड़े हो गए। और उसके बाद का जो दौर था, लाल बहादुर शास्त्री जी ऐसे सशक्त राष्ट्रभक्त नेता बने प्रधानमंत्री, और ताशकंद समझौते के नाम पर एक उनकी असामयिक मौत हो गई, जो आज भी जांच के दायरे में है, शंका के दायरे में है। और ये वो दौर था कि 1967 का, कि जब जनसंघ जो था, कहते हैं ना कि एक बीज नन्हा एक दिन पौधा बन उगाएगा, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वृक्ष बड़ा बन जाएगा। वो पौधा जो 21 अक्टूबर 1951 में लगा था जनसंघ के रूप में, वो बड़ा होने लगा, और बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश में
कई जगह समृद्ध सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में रामप्रकाश गुप्ता जी बीजेपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री पहली बार बने। पाकिस्तान में त्राहिमाम है। बांग्लादेश तो आज 2 दिन तक का गाड़ी न चलाओ का आह्वान कर रहा है। आसपास के जो विकसित राज्य है वो भी इस प्रकार की पेट्रोलियम पदार्थों की समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन भारत बदला हुआ भारत, जो कोरोना में दुनिया चिल्ला रही थी और भारत 3 वैक्सीन अपने देश की बना रही थी, और 3 वैक्सीन बनाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री 120 देशों को मुफ्त में वैक्सीन सप्लाई कर रहे थे। यानी नेतृत्वकर्ता का गुण जब वो राष्ट्रीय नेतृत्व से बढ़कर वो विश्व नेतृत्व की तरफ बढ़ गए और 120 देश हाथ फैलाए थे। अमेरिका ऐसा देश हाथ फैला रहा था कि मुझे पैरासीटामोल दे दो, नहीं तो हमारे वहां के लोग जो मर रहे हैं, 25 लाख लोग मर चुके हैं, उनको बचाना है। ये वो दौर थे जिस दौर में भारत अपने पैरों पर खड़े होकर दुनिया को चुनौती देने की स्थिति में पहुंचने लगा। मैंने क्यों कहा? मैंने इसलिए कहा कि मजबूत भारत एक बार में नहीं बना। मजबूत भारत धीरे धीरे बढ़ते 1967 में 1967 में अपने अस्तित्व को बढ़ाने में आगे चला गया। लोग कहने लगे थे कि दीनदयाल जी का जो करिश्माई नेतृत्व है वो जनसंघ को सत्ता के करीब पहुंचा चुका है। और यह आशंकाएं जब घर करती गई, उसी समय 1968 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की रहस्यमय मृत्यु हो गई। और रहस्यमय मृत्यु के बाद सारा भार किस पर आया? अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर आया। और इससे चलते चलते एक संविधान उल्लंघन का सबसे बड़ा एक कुरूप दृश्य उत्पन्न हुआ। वो पूरे भारतवर्ष में हुआ। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई, और चुनाव हारने के बाद वो बाद की परिस्थितियां, बाद में चुनाव हारी, लेकिन उसके पहले वो चाहती थी कि वो सरकार में बनी रहे। और वो हारी क्यों? उसका कारण यह था कि इमरजेंसी लगा दी 1975 में, और इंदिरा गांधी जी के खिलाफ एक कोर्ट ने निर्णय दे दिया उनके चुनाव को रद्द करने का। वो जीती थी, बेईमानी से जीती थी, और उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, जिसमें एक ऐसा क्लास कर दिया कि किसी भी प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चल सकता। मुझे याद है कि मेरे पिताजी को एक छोटा सा चिट मिली। अटल जी ने कहा कि आप भूमिगत हो जाओ, और जो लोग पकड़े गए उनके परिवारों को सहायता पहुंचा। फिर यह हुआ कि हमको जेल में मिलने जाना है। जो लोग बंद है मोहल्ले के, उनको जाना था, तो हम भी किसी बड़े व्यक्ति के साथ में जो थे उनके मैं साथ में चला गया। मैं माननीय रामप्रकाश जी के परिवार के साथ में चला गया कि मुझे मिलना है। लेकिन मैं छोटा था, और ये था कि एक आकर्षण भी था, एक वो भी था कि चले जाना है। बच्चों को देखकर वो लोग मिलवा देते थे कि इनके प्रियजन होके मिल जाएंगे। वहां पर अटल जी, अडवाणी जी सब एक साथ बंद थे, उमर श्री भारती जी भी बंद थी। नेता कैसा होता है जनसंघ का? उन लोगों ने निश्चय किया कि एक नेता के लिए 5 लोग, जो बड़े नेता थे उनके परिवार से 5 लोग आ सकते थे मिलने के लिए एक दिन में। अब उस दिन का, जिस दिन हम लोग गए थे, उस दिन आडवाणी जी के, माननीय आडवाणी जी की दोनों बच्चे, उनकी पत्नी, उनके एक वकील साहब, ये मिला के 5 लोग आए थे। अटल जी के भी ऐसे 5 लोग आए थे मिलने के लिए उनसे, उनके जो अत्यंत निकट लोग थे। इन दोनों नेताओं ने कहा कि मुझसे ज्यादा कीमत मेरे कार्यकर्ता की है। मेरे 5 लोग जो है तो बाहर खड़े कार्यकर्ता हैं, उनमें से 5 लोग ले ली जाए, मेरे परिवार की जरूरत नहीं है। और उन नेताओं से मिलने की जगह पर वो कार्यकर्ता उनकी जगह पे मिलते तो उनके परिवार के लोग नहीं मिलते थे। लैया चना खा खा के, दरी बिछा बिछा के, जेलों में जा जाकर जनसंघ की यात्रा आगे बढ़ी। सरकार 1977 में बना, और उस ऐतिहासिक अवसर को संबोधित कौन कर रहा था? श्रीमान पूर्व स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी जी आए, आने के बाद कहा अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। ये कांग्रेस का भ्रष्टाचार, अनाचार, परिवारवाद का अंधेरा छटा, और
पूरे आज 22 राज्यों में बीजेपी का कमल खिला। 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार बंगाल और असम के बाद पौंडीचेरी के बाद बन गई, यानी कमल खिला। और उन्होंने कहा था कि कमल खिलेगा और सूरज निकलेगा। सूर्य मानव प्रतिभा के धनी, सूर्य की चमक के भांति दिव्यमान दीपायमान जो नेतृत्व था मोदी जी के नेतृत्व में, वो बार-बार सरकार में आया। अब वो अंतर क्या है? कांग्रेस क्या कहती है? जब एक सरकार में मनमोहन के बाद सिंह जी के उसमें आई, नेतृत्व में 10 साल चली, लेकिन उनके आचरण ऐसे थे कि लोग उनका उपहास करके कहने लगे, कांग्रेस कहती है एक बार शासन में आ जाओ, दोबारा नहीं आना। अटल जी कहते थे सरकार आएगी जाएगी, ये क्रम चलता रहेगा। लेकिन मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा सरकार आएगी लेकिन जाएगी नहीं, बारंबार भाजपा आएगी। और आज बारंबार भाजपा आ रही है। तो ये क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जो प्रशिक्षित कार्यकर्ता है, वो नेतृत्व के रूप में आ गया। सभी पार्टियों का विभाजन हुआ। अभी तो आप टूट गई, उसके पहले कांग्रेस तो कम से कम 10 बार टूटी, सपा टूट गई, बसपा टूट गई, सारे दल टूटे। लेकिन अगर एक पार्टी में कभी विभाजन नहीं हुआ तो वो थी भारतीय जनता पार्टी। और क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका जो कार्यकर्ता है वो व्यक्ति को नहीं देखता, उसका कार्यकर्ता झंडे को देखता है और कमल के निशान को देखता है। इसीलिए दीनदयाल जी का जो वाक्य था ना कि भूल गए रास रंग भूल गए छकड़ी, 3 चीज याद रही नून तेल लकड़ी। हम नून तेल लकड़ी के अलावा भी एकात्म मानववाद का दर्शन, कौन सा दर्शन? जिसमें राष्ट्र है, जिसमें प्रकृति है, जिसमें मनुष्य है, जिसमें समन्वय है, इन सब का समावेश जो है वो एकात्म मानववाद का दर्शन है। कि आज राशन की चिंता है, कल स्वास्थ्य की बीमार पड़ गए तो समस्या होगी। अरे लड़की की शादी करनी है भाई, अरे बच्चों को पढ़ाना है, और बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ हमें एक विभिन्न प्रकार के खर्चों को करना है। इसी दौरान भैया पानी बाद में लाना, थोड़ी देर बाद लाना। तो इसी प्रकार के नियोजन में जो चला वो इस तरह चला कि पार्टी का जो दायरा था वो आज आपने देखा होगा 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर हो गए। क्यों? क्योंकि जो नीचे थे वो ऊपर आ गए। उनको राशन की समस्या थी, 10 किलो राशन दिया जा रहा है, चावल भी दिया जा रहा है, गेहूं भी दिया जा रहा है, तेल भी दिया जा रहा है, और सारे खाद्य सामग्री मिल रही है जो गरीब है। आज स्वास्थ्य की समस्या है तो आयुष्मान कार्ड का 5 लाख रुपए का उनको लाभ मिल रहा है। आज घर घर शौचालय। लोग सोचते थे बीमारियां आती थी, गोरखपुर में तो एन्सेफेलाइटिस की जो बीमारी थी, मस्तिष्क ज्वर से हजारों लाखों लोग हर साल मरते थे, और सरकार क्या करती थी, कुछ लोगों को अनुदान मान के अपने को माला पहना के खड़े हो जाते थे। ये स्वच्छता अभियान ने उस बीमारी का समूल नाश कर दिया। 100 रुपए में से 15 रुपए नीचे आते हैं राजीव गांधी का भाषण, और आज मोदी जी का यह कर्तव्य कि 100 रुपए आते हैं तो जनधन खाते में जिनके खाते खोले थे उनको आधार कार्ड से हमने लिंक कर दिया। सरकार की सुविधा को एक बटन दबाओ, लाखों लाख के खाते में पूरे के पूरे 100 के 100 रुपए पहुंच जाते हैं। अंदर गड्ढे में सड़क और सड़क में गड्ढा हम लोग देखकर चलते थे। आज हाईवे, आज हाईवे के साथ साथ आज एक्सप्रेसवे, आज मेट्रो, रेलवे स्टेशन जैसे हवाई अड्डा, और हवाई अड्डा जैसे लगता था कि दुनिया के बेहतर हवाई अड्डों में से हमारा हवाई अड्डा। 2 हवाई अड्डा थे जब योगी जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने। प्रधानमंत्री की अनुकंपा हुई, आज 22 हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में है। एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेवर में बन रहा है, 7 मेट्रो ट्रेन चल रही है। आज एक्सप्रेसवे की तरह 17 जगह पर निर्माण हुआ है, और 1999 का चुनाव में हमने 182 सीट बनाकर हमने 5 साल की एनडीए की स्थायी सरकार बनाई,
और उसके बाद का दौर जरूर चला कि 2004 में हमारी सीटें सबसे कम हो गई और 138 सीटों पर हम आ गए। और उसके बाद फिर चला तो पता चला हम और सीटें कम हो गई, 2009 में हम 116 पर आ गए। फिर दौर चला और वो दौर ऐसा था कि हमारा 2014 आया और मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीरी नेतृत्व ने पूरे चुनाव प्रचार की बागडोर संभाली। आदरणीय राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष के रूप में और प्रचार का कार्य मोदी जी के रूप में, और जो महामंत्री के रूप में राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश का काम देखने वाले अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं, उन तीनों की जो तिगड़ी थी उसने एक अभूतपूर्व सफलता को दिलाते हुए और पता चला कि हम 282 के पूर्ण बहुमत में 2014 में आ गए। और यह क्रम और आगे चला, धारा 370 समाप्त, राम मंदिर का निर्माण और ट्रिपल तलाक, ये सारे चीजों का हुआ और हम 303 सीटें लाए 2019 में। और ये दौर समाप्त नहीं हुआ और चलते चलते हमारा संघर्षों का समय चला। पूरी दुनिया की नजर में केवल ये मोदी न रहे और ये योगी न रहे, ये कौन, ये अमित शाह न रहे, ये दुनिया की नजरों में क्यों खटकने लगे कि विकसित भारत की संकल्पना 2047 की जब प्रारंभ हुई तो इस 2047 की जो ये हमारी यात्रा थी, यात्रा है 2047 में विकसित भारत की, वो ना होने पाए। आज भारत सेमीकंडक्टर का कल समझौता हुआ है, चिप्स को बनाए, यानी कंप्यूटर के चिप भी अब हिंदुस्तान में बनेगी। अब जो तेल का यूएई अपना जो भंडारण है वो भारतवर्ष में करेगा। जो क्रूड ऑयल है वो जितना चाहे भारतवर्ष से लेकर अपने को रिफाइन कर सकता है, इसकी कोई मनाही नहीं होगी। यानी जो दुनिया चिल्लाकर बोलती है ना कि भारत भी समस्याओं से ग्रस्त हो जाएगा, तो मोदी जी कहते हैं कि भारत की यही पहचान है, हम चुनौतियों का सामना अवसरों की तलाश के रूप में करते हैं। हम चुनौतियों में अवसर को तलाश लेते हैं और अवसर को तलाश के लेके उन चुनौतियों पर विजय पाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विचार आधारित कार्यकर्ताओं का एक समूह है और विचार आधारित कार्यकर्ताओं का समूह अपनी नीतियों पर, अपने सिद्धांतों पर, अपने देश के साथ में चलता है। प्रधानमंत्री ने आह्वान कर दिया, अब सारा कार्यकर्ता चल पड़ा कि हम तेल की बचत करेंगे, सारा चल पड़ा हम सोना को नहीं खरीदेंगे एक साल तक, सारा कार्यकर्ता चल पड़ा कि हम निश्चय करेंगे हम कम खाएंगे लेकिन राष्ट्र स्वाभिमान के साथ स्वावलंबी भारत बनेगा। हमारी दुश्मनी नहीं है किसी से, हमारी दुश्मनी इसलिए भी नहीं हो सकती कि हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया है। लोग बोलते हैं ना कि हिंदुस्तान ने आक्रमण क्यों नहीं किया, तो किसी ने जवाब दिया कि यहाँ पर बहुसंख्यक रूप में सनातनी रहते थे, सनातनी आतंकी नहीं हो सकता और आतंकी है तो सनातनी नहीं हो सकता। यह विचारधारा हमारे अभी से नहीं, ये पुराणों में व्याख्यापित थी। लेकिन अगर जोश आ जाए तो दुनिया की किसी भी ताकत को परास्त करने वाली शक्ति अगर कहीं है तो वह हिंदुस्तान में है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर जब 15 अगस्त आता था, यहाँ पर 26 जनवरी आती थी, तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कांग्रेस का जब होता था तो खड़ा होता था लाल किले पर और पाकिस्तान की सूचना आती थी कि पाकिस्तान सीमाओं पर गोली चला रहा है, आतंकी मुंबई ऐसी घटनाओं पे सैकड़ों लोगों की हत्या कर रहा है, वहां पर पाकिस्तान की गोली और यहाँ पर लाल किले पर हिंदुस्तान के कांग्रेसी प्रधानमंत्री का सफेद रंग का कबूतर, उधर से गोली, हिंदुस्तान से कबूतर। और ये जो कबूतर उड़ता था शांति का प्रतीक आई लव यू पाकिस्तान, तो ही अब आई लव यू पाकिस्तान का क्रम बंद होने लगा कि उधर से गोली इधर से गोला। तो किसी ने कहा ये किसने बोला, तो लोगों ने कहा ये मोदी ने बोला कि ए पाकिस्तान तुम गले लगोगे तो गले लगाएंगे। गला काटने की कोशिश की ना तो अगर तुमने गोली चलाई तो यहां से गोला चलेगा, वहां से गोला चला तो यहां से बम चलेगा, और अगर उधर से बम चला तो घर में घुसकर मारेंगे हम। और उन्होंने पहलगाम का बदला सर्जिकल स्ट्राइक से लिया, उसके पहले उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से लिया, उसके पहले उरी का बदला सर्जिकल स्ट्राइक से लिया। तो ये बदला हुआ भारत है। अब वो भारत नहीं है कि पाकिस्तान हमको चुनौती दे या चीन हमको चुनौती दे या अमेरिका के हम कहने से भारत की नीतियों का संचालन करे। भारत अपने आप पे खड़ा हुआ एक देश बन गया। क्यों? क्योंकि उसका कार्यकर्ता गली गली जाकर सरकार की नीतियों का प्रचार करता है।
मुझे पद नहीं मिला इसलिए मैं पार्टी से रुक जाऊंगा। नहीं, हम और काम करेंगे, और ज्यादा काम करेंगे, और लगेंगे। और यहां पर किसी को हटाया नहीं जाता, यहां पर पद परिवर्तन होते हैं। कल तेरी गृह मंत्री थे, उसे कहीं आगे भी जाएंगे। आज वो कार्यकर्ता के रूप में दिनेश शर्मा थे, पहले वार्ड के अध्यक्ष थे, डिप्टी सीएम बन गए। जिस दिन हटे उससे दूसरे दिन से फिर निकल पड़े कि वो बोलेगा। अरे एक नेता तो पहले बोले कि पंडित जी बताएंगे तो हम बाल कटाएंगे, पंडित जी बताएंगे तो हम अपनी यात्रा निकलेंगे, घर से निकलेंगे। और दूसरे दिन उनके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कह दिया और ऐसा शब्द कह दिया कि पता चला कि वो ब्राह्मण नहीं, वो कोई और किसी गंदे शब्द को हम लोग तो उसको भी सम्मानीय मानते हैं कि उन परिस्थितियों में कैसे हुई। एक महिला के बारे में कह के और उनको वैश्या के नाम से संबोधित करके तुलना कर डाली। नहीं होना चाहिए। ये जातिवाद की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ये हमेशा याद रखो कि सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास होता है। और यह जो हमारे संविधान में दिया है, उसी के कारण जो हमारी पंच निष्ठाएं हैं, उन पंच निष्ठाओं में एक निष्ठा ये भी है कि हम सबसे बगैर भेदभाव के काम करेंगे। लेकिन आज बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश, जहां 1036 जिला है, पूरे 98 जिले हैं, और 98 जिलों के साथ आज उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं कि जो मंडल है वो 17,700 मंडल है। आज बूथ की संख्या अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 1,77,460 बूथ है हमारे। यानी उत्तर प्रदेश में 1918 मंडल, उत्तर प्रदेश में 98 जिला, और उत्तर प्रदेश में 1,77,460 बूथ है। यानी उत्तर प्रदेश स्वयं में राष्ट्र है, और ये राष्ट्र छोटा मोटा राष्ट्र नहीं है। जनसंख्या के हिसाब से बढ़ता हुआ राष्ट्र आज किसी भी तमाम देशों से कहीं ज्यादा जनसंख्या हमारी है। हालांकि मैंने एक लोकसभा में उठाया था, राज्यसभा में एक प्रश्न कि 2.1 जो TFR है, प्रजनन दर, वो उससे कम पे हम लोग 1.9 पे जो हिंदू है उसकी प्रजनन दर 1.9 है। मैं हिंदू और मुसलमान में विभाजित तो नहीं करता, लेकिन राष्ट्र के खतरों की तरफ मैं संकेत कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी संकेत कर रहे थे, हमारे पूज्य सरसंघचालक जी भी कर रहे थे कि क्या है कि अगर 2 से कम बच्चों पर आज जो सनातनी थे वो आ गए, और ये हिंदू और मुसलमान की बात नहीं, फिर से मैं कह रहा हूं, 65 सालों में 8% आबादी कम हो गई, यानी जो बढ़ने की दर है 8% नीचे आ गई हिंदू की, और 43% जो मुस्लिम आबादी थी वो बढ़ी। हिंदू और मुस्लिम की तुलना नहीं है, लेकिन दोनों पर मिला हो तो 2.1 से कम यानी 1.9 पर जो हिंदू आबादी थी वो आ गई। विषमता कौन जिम्मेदार है? क्या होना होगा? क्या भारत युवा देश है? 65% युवा है इस समय। क्या भारत बूढ़ा देश हो जाएगा? ये आशंकाएं आज आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य यही है कि भारत युवा देश बने। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि भारत एक मजबूत युवाओं का विकल्प बने। आज 2 लाख जो स्टार्टअप है वो आए। अब युवा रोजगार तलाशने वाला नहीं, अब युवा रोजगार देने वाला बना है। और इसके साथ साथ अगर आप देखो तो आज स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, इसलिए मोदी जी के रहते हुए किसी भी जाति के साथ अन्याय नहीं हो सकता, ये विश्वास रखना। ये सपा, ये कांग्रेस के उन विकल्पों को, ये फर्जी जो सोशल मीडिया में चलाते हैं ना, दूसरों के नाम से ये यूट्यूब पे चलाते हैं कि आज इस जाति के लोगों ने उसको गाली देना शुरू कर दिया, आज वो मोदी जी का मीम बना देंगे, आज वो योगी जी का मीम बना देंगे, वो अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी का मीम बना देंगे, और हम कहने लगेंगे हाय शायद ऐसा हो तो नहीं रहा है। नहीं, ये बीजेपी के लोग हैं जो सत्ता के लिए नहीं, राष्ट्र के निर्माण के लिए आए हैं। और हमेशा याद रखना कि भारत जो है, भारत केवल देश नहीं, ये सभ्यता है। भारत स्वतंत्रता के बाद सवाल था कि भारत कैसे बनेगा, तो जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि भारत विचारों से बनेगा। और ये हमारी राजनीति सत्ता परिवर्तन नहीं, ये राष्ट्र का परिवर्तन है, और राष्ट्र का जो परिवर्तन है वही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। ये एकात्म मानव
राष्ट्रवाद भारतीय मॉडल है, जिसमें कौन है? व्यक्ति है, जिसमें कौन है? समाज है, जिसमें कौन है? राष्ट्र है, जिसमें कौन है? प्रकृति है। इन सब का योग जो है वो एकात्म मानववाद का विचार है, जो हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सत्ता से पहले संविधान को बचाने के लिए खड़ा है। आज भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो सुशासन की नींव जो अटल जी ने डाली थी, उस सुशासन की नींव को आज 2014 के बाद सिस्टम को चेंज करके, सिस्टम क्या? डीबीटी लिया है, डायरेक्ट जो बेनिफिट ट्रांसफर है उसको शुरू कर दिया। गरीब तक सरकार पहुंच गई, भ्रष्टाचार पर प्रहार हो गया। हमने काम गति शक्ति यानी कार्यों को तेजी से बढ़ाने की प्रगतिशील योजनाओं को आगे बढ़ा दिया। हमने क्या किया कि हमने तरह तरह के प्रयोजन के द्वारा यहाँ पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत को हमने आगे हम चले, और शायद यही एक जो यात्रा थी कि आज ये स्टार्टअप, डिजिटल इनोवेशन, इन सारी चीजों ने आज पूरी दुनिया को चौंकाया है। एक बात को हमेशा याद रखना, मैं नहीं जानता कि यहाँ कितने लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। अगर सोशल मीडिया में एक्टिव है तो हाथ उठाइए। हमको लगता है कि जो नहीं होगा तो राजनीति में उसकी रुचि कम होगी। तो सोशल मीडिया पहले कहते थे ना, नेकी कर कुएं में डाल। बाद में क्या हुआ? नेकी कर समाचार पत्र में डाल। आजकल क्या है? नेकी कर सोशल मीडिया में डाल। और जो सोशल मीडिया के इस युद्ध में पीछे हो गया, तो आप समझ लो कि वो राजनीतिक रूप में पराजय की भावना में चला गया है। और हमेशा मैं कहता हूं कि ये देश बदल चुका है। हमें सोशल मीडिया योद्धा की आवश्यकता है, हमें संगठन के विस्तार की आवश्यकता है, हमें समाज सेतु की आवश्यकता है, हमें समाज में विचारों के संवाहक की आवश्यकता है। और हम कह सकते हैं कि आप दर्शक नहीं हो। एक बात याद रखना बीजेपी के हमारे कार्यकर्ता बंधुओं, कि आप दर्शक नहीं हो, आप इस राष्ट्र के निर्माता हो। और राष्ट्र के निर्माता के साथ ये याद रखना कि आप आज जो कर रहे हो, ये इतिहास आपको नहीं पड़ेगा, इतिहास आपको याद रखेगा। पढ़ना और याद रखना अलग अलग होता है कि हमने पढ़ लिया खत्म हो गया, लेकिन इतिहास आज के इस शासन काल को याद रखेगा। ये योगी, ये मोदी, ये बार बार पैदा होने वाले लोग नहीं है, ये समाज के परिवर्तन का नेतृत्व करने वाली जो बीजेपी की पार्टी है, ये कार्यकर्ताओं का जो मजबूत आधार स्तंभ है, ये ऐसे ही प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं के आधार पर चलेगा। हम प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी थे, उनका आकर्षण पूरे देश में इतना था कि सदस्यता अभियान का संयोजक बनने के बाद मुझे पूरे भारत का भ्रमण करने को मिला। और एक सीमा ऐसी आई कि समय सीमा में जो हम लोग 8 करोड़ की चिंता कर रहे थे, समय 4 महीने के अंतराल में 11 करोड़ 57 लाख भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी। आज हम कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी कौन, तो कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी सदस्यता के नाम की पार्टी। हम कहते हैं कि सबसे ज्यादा एमपी वाले लोकसभा के सांसद वाली पार्टी कौन, तो हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी। हम कहते हैं राज्यसभा के सबसे बड़े सांसद वाले संख्या वाले सांसद वाली पार्टी कौन, तो हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी। ये विधायक वाले, ये एमएलसी वाले सबसे ज्यादा संख्या वाली पार्टी कौन, हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी। ये नगर निगम, ये नगर निकाय और ये पंचायतों में सबसे ज्यादा प्रतिनिधियों वाली पार्टी कौन, तो कहते हैं भारतीय जनता पार्टी। तो हे कार्यकर्ता बंधुओं, आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के महान सदस्य हो, निर्माता हो। आप राम सेतु का निर्माण करने वाली गिलहरी की भांति आचरण करने वाले कार्यकर्ता हो, जो एक एक ईंट ले जाकर डालती थी तो लोग कहते थे अरे गिलहरी तेरी एक ईंट से क्या होगा, तो गिलहरी जवाब देती थी कि जब भी ये राम सेतु का निर्माण होगा तो लोग कहेंगे इसको बनाने वाला कौन कौन थे, तो लोग कहेंगे कि एक छोटी सी ईंट भी यहाँ के उस गिलहरी की थी जो राम सेतु के निर्माण में लगी थी। सांसद से ज्यादा काम करने की हैसियत रखते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो है पहले से किसको देखा, हमने पहले से जिनको याद किया तो होने के बाद आज भी सक्रिय है। कौन है? कुंज बिहारी जो राठी जी थे, गोला के निवासी सभागार है जहां बैठे हैं, यानी राष्ट्रीय तुम्हें आज रोजगार के अवसर मिले हैं, आज तुमको लंबी लंबी सड़कें मिली हैं, तुमको रेल और बस की यात्राएं अच्छी सुगम भविष्य की तरफ मिली है,
तुम्हें एक स्वाभिमान से जीने का अधिकार मिला है, तुम्हारी मां बेटियों का सम्मान मिला है। इसलिए मैं कहता हूं ये प्रशिक्षण तुम्हारे दिमाग के अंदर प्रवेश करने वाला वो तथ्यों का एक आवरण है जिनको लेकर आपको जगह जगह दूसरे लोगों को अपने विचारों से करना है। हमें बाहर से आने वाले लोगों को गले लगाना है, हमें बाहर से आने वाले लोगों को सम्मान देना है, लेकिन उनको अपनी विचारधारा में डालना है। हमको उनकी जो दूसरे दल की विचारधारा थी उसकी तरह नहीं बनना है। पार्टी का विस्तार त्याग तपस्या के साथ हुआ है। पार्टी का विस्तार विचार नीति और सिद्धांत के आधार पर हुआ है। आपको निकलना है, भोजन करना, उतने बजे भोजन करना है, यहां पर आना है तो सारी चिंताओं को छोड़कर आना है। एक बड़ा भारी विकार हमारे साथ है कि लोग मोबाइल में आवाज से दूर रहें। प्रशिक्षण का एक काम यह भी है कि आप बैठक में जाओ तो इस मोबाइल की चिंताओं से मुक्त हो जाओ। अगर 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा आप किसी की बात नहीं करोगे तो राष्ट्र रुक नहीं जाएगा, राष्ट्र तब भी चलेगा। आप कल्पना करो जब मोबाइल नहीं था तब भी तो काम चलता था। इसलिए भाव भंगिमा एकाग्रचित्तता बनेगा। यही आपके इस प्रथम चरण का जो आपका लखीमपुर का जो आपका पूर्वक सुना, और मैं समझूंगा कि जो यहाँ से दिशा मिट्टी का प्याला जब चाय पीते हो ना उसमें तो इसके लिए बीजेपी का बहुत धन्यवाद।